Jean Baptiste de Lamarck. He was born in 1744 and he has given his theory in 1809 in his famous book Philosophic Zoology, and his theory was called as Theory of Inheritance of Acquired Characters. उस लेमार्क की जो थ्योरी थी उसका नाम था उपार्जित लक्षणों की आनुवांशिकता का सिद्धांत और द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्किज्म की जो थ्योरी थी इट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन द कंपैरिजन बिटवीन द कॉन्टेम्प्रेरी स्पीसीज ऑफ हिज टाइम टू द फॉसिल रिकॉर्ड। उस समय की उनकी जो जातियाँ उपस्थित थी उनको उसने कंपैरिजन किया उस समय उपलब्ध फॉसिल्स रिकॉर्ड से और अपने पोस्टुलेट्स को अपनी एक बुक के अंदर प्रतिपादित किया जिसका नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिक। लेमार्क के जो विभिन्न पोस्टुलेट्स थे उनको हम 4 पोस्टुलेट्स के रूप में देखते हैं। द फर्स्ट वन वाज द न्यू नीड्स। लेमार्क ने अपने सिद्धांतों को 4 भागों में बांटा या 4 पोस्टुलेट्स के रूप में दिया, 4 हाइपोथेसिस के रूप में दिया। जो पहली हाइपोथेसिस थी इट वाज कॉल्ड एज न्यू नीड्स। हर एक मनुष्य या हर एक जीव जो है वो अलग वातावरण में रहता है और अलग वातावरण में अपने आप को अडेप्ट करने के लिए, जैसे कि वातावरण में होने वाले परिवर्तनों लाइक लाइट, टेम्परेचर, मीडियम, फूड आदि के होने वाले परिवर्तनों, हर बार परिवर्तन के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए उसे एक नए प्रकार की आवश्यकता होती है या न्यू नीड होती है। Every living organism is found in some kind of environment, and the changes in the environmental factors like light, temperature, medium, food, air, etc., migration of animal, they lead to the origin of new needs in the living organism. And in needs को fulfill करने के लिए they exert special efforts like changes in the behavior or the habits. इन नए वातावरण में अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए, आवश्यकताओं के अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए उनके बिहेवियर में या उनकी आदतों में किसी न किसी प्रकार के बदलाव होते हैं। एंड दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज न्यू नीड्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, अर्थात जिन अंगों का उपयोग अधिक होता है वे अधिक विकसित होते हैं तथा जिन अंगों का उपयोग कम होता है वो विलुप्त या क्षीण हो जाते हैं। दिस वाज कॉल्ड द यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। द न्यू हैबिट्स इन्वॉल्व द ग्रेटर यूज ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। जो नई उत्पन्न होने वाले अनुकूलन होते हैं या आदतें होते हैं उनकी वजह से कुछ अंगों का विकास हो जाता है जो कि उस नई आवश्यकता के अनुरूप होते हैं। एंड द डिसयूज और द लेसर यूज ऑफ सर्टेन अदर ऑर्गन्स which are of no use in any conditions, they get disappeared. ऐसे ऑर्गन जो कि बिल्कुल आवश्यकता के अनुरूप नहीं होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है, उनका वे अंग जो हैं वो विलुप्त या क्षीण हो जाते हैं। The use and disuse of organs greatly affect the form, structure and functioning of the organs. Use अंगों का उपयोग या अनुपयोग जो है वो किसी भी मनुष्य या किसी भी जीव के आकृति एवं संरचना को बहुत हद तक प्रभावित करता है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क का मानना था कि ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर यानी कि उपार्जित जो लक्षण हैं जो कि हमारी आवश्यकता के अनुरूप बनते हैं या हमारी आवश्यकता नहीं होने पर क्षीण हो जाते हैं, वो कैरेक्टर्स आनुवांशिक होते हैं एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग, और वो हमारे बच्चों में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। लेमार्क ही बिलीव दैट एक्वायर्ड कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेबल एंड आर ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग so that these are born fit to face the changed environmental conditions and the chances of their survival are increased. इस प्रकार से जो हमारे इनहेरिटेड कैरेक्टर्स हैं वो हमें वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और इन अनुकूलनों की वजह से हमारी आने वाली जो संतानें होती हैं वो अधिक अडेप्ट होती हैं, अधिक अनुकूलित होती हैं चेंजिंग एनवायरनमेंट या चेंजिंग एटमॉस्फेयर के अंदर, और दे आर उनकी जो सर्वाइबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एंड दिस लीड टू स्पीसीशन, और इसी की वजह से नई जातियों का विकास होता है। लेमार्क बिलीव दैट इन एवरी जनरेशन न्यू कैरेक्टर्स आर एक्वायर्ड
लेमार्क का मानना था कि हर एक जनरेशन के अंदर नई जो कैरेक्टर्स हैं वो बनते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, उपार्जित होते हैं, एंड दे आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। और ये उपार्जित लक्षण जो है वो अगली जनरेशन या अगली पीढ़ी में ट्रांसमिट होते हैं या पारगमित होते हैं। सो दैट न्यू कैरेक्टर्स आर एक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हर एक जनरेशन के बाद में कुछ ना कुछ नए कैरेक्टर्स या कुछ नए लक्षणों का विकास होता जाता है। और आफ्टर नंबर ऑफ जनरेशन, और कुछ जनरेशन के बाद में, कुछ पीढ़ियों के पश्चात जो बनने वाली पीढ़ी होती है वो पहले वाली पीढ़ी से एकदम भिन्न होती है, एंड दिस इज़ कॉल्ड अ न्यू स्पीसीज। और इस तरीके से एक नई जाति का विकास होता है। सो अकॉर्डिंग टू द लेमार्क, an existing individual is the sum total of the characters which are acquired by the number of previous generation, and the speciation is a gradual process. स्पीशीशन यानी कि जाति उद्भव जो है, जाति उद्भवन जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी नए प्रकार के अनुकूलनों के उपार्जित होने से या नए प्रकार के लक्षणों के बनने से एक नई जाति का विकास होता है। लेमार्क ने अपने सपोर्ट के अंदर कई प्रकार के उदाहरण दिए। देयर वर सो मैनी एविडेंसेस इन द फेवर ऑफ लेमार्किज्म। कुछ अंग जैसे कि जिन्हें हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, लेमार्क ने अपने पोस्टुलेट्स के अंदर यह दिया कि जो लक्षण या जो भी अंग हमारे लिए कम उपयोग वाले होते हैं या हमारे लिए अनुपयोगी होते हैं वो विलुप्त या क्षीण हो जाते हैं। लाइक द वेस्टिजियल ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन द प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स। अभी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर कुछ अवशेषी अंग उपस्थित हैं, जैसे कि स्मॉल नॉन फंक्शनल ऑर्गन्स, इनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं। कंपैरेटिव एनाटॉमी शोड दैट दीज ऑर्गन रिजेंबल टू दोज विच वर मोर डेवलप्ड विद द पर्टिकुलर फंक्शन। ये जो वेस्टिजियल ऑर्गन है ये किसी समय के ऊपर किन्हीं जीवों के अंदर बहुत अधिक विकसित रहे होंगे, जबकि इनका बहुत अधिक यूज़ होता था। लेकिन इन अदर स्पीसीज दे आर नाउ प्रेजेंट इन द वेस्टिजियल फॉर्म। लेकिन अब जब जाति उद्भवन हो चुका है तो उसके पश्चात ये ऑर्गन जो है वो अब अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान है, क्योंकि अब इनका यूज़ नहीं होता है, तो धीरे धीरे ये क्षीण होते गए। एग्जाम्पल द अपेंडिक्स इन द ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले अपेंडिक्स, द इंटरनल हैंड लैम्स और द हाइंड लैम्स ऑफ द व्हेल and the internal legs of some species of snakes like python and boa constrictor। ह्यूमन के अंदर पाए जाने वाले अपेंडिक्स जो है वो एक वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में उपस्थित है, क्योंकि हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं, तो पाए जाने वाला जो सीकम है वो अपेंडिक्स के रूप में उपस्थित होता है। इसी तरीके से हाइंड लिम्ब जो है वेल के अंदर अवशेषी अंग के रूप में उपस्थित होते हैं। लेमार्क के सपोर्ट में उसने कुछ ऐसे अंगों का उदाहरण दिया जो कि बहुत अधिक उपयोग में आने पर बहुत अधिक विकसित हो जाते हैं। द वन एग्जांपल वाज द जिराफ स्नेक। अफ्रीकन जिराफ्स जो होते हैं उनके अंदर लॉन्ग नेक का या लंबी गर्दन का पाया जाना एक जनरेशन टू जनरेशन इवॉल्व स्ट्रेचिंग की वजह से उत्पन्न होता है। द लॉन्ग नेक ऑफ द जिराफ हैज़ इवॉल्व्ड एज अ रिजल्ट ऑफ जनरेशन ऑफ जिराफ स्ट्रेचिंग the neck to feed on the leaves of the tall tree due to the food shortage। भोजन की कमी की होने की वजह से जो जिराफ की जो गर्दन थी वो ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को खाने के लिए लंबी होती गई, और ये लंबा होना जनरेशन टू जनरेशन इस तरीके से लंबे होने की वजह से जिराफ की जो गर्दन है वो एक लंबी गर्दन वाले जिराफों का उद्भव हुआ। ईच जनरेशन हैज़ ट्रांसमिटेड टू दिस ऑफस्प्रिंग अ स्मॉल इंक्रीज इन द लेंथ causes the continual stretching, and the modern giraffe thus has a very long neck due to the inheritance of the acquired character। और इन acquired character की वजह से जो मॉडर्न जिराफ है उनके अंदर बहुत लंबी गर्दन पाई जाती है। इसी प्रकार से घोड़ों के अंदर पेंटाडेक्टाइल लेग्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द एग्जाम्पल। स्नेक्स के अंदर या डक्स के अंदर वेब्स का डेवलपमेंट होना, ईयर पिन्ना, ये सब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो लेमार्किज्म को सपोर्ट करते हैं। डिसप्रूविंग लेमार्क यानी कि क्रिटिसिज्म इन लेमार्क। समनर, कैमनर, मैकडोगल, पेवलॉव, विजमेन, ये कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने लेमार्किज्म को का क्रिटिसिज्म किया या डिसप्रूव किया। उनके अनुसार कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पेरेंट्स आर नॉट पास्ड
ऑन टू द ऑफस्प्रिंग। ऐसे कैरेक्टर जो कि एक्वायर्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उपार्जित होते हैं, जो कि एक जीव के जीवन काल के अंदर उपार्जित किए जाते हैं, दे आर नॉट पास्ड इन द ऑफस्प्रिंग, वो उनकी संतानों के अंदर नहीं जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में एन एथलीट हु डेवलप अ लार्ज मसल मास थ्रू ट्रेनिंग डज नॉट हैव चिल्ड्रन हु ऑलरेडी पजेस दिस लार्ज मसल। जैसे कि पहलवानों के जो बच्चे होते हैं वह पहलवान नहीं होते हैं। अर्नस्ट हैकेल ने लेमार्किज्म को प्रूव करने के लिए जो चूहे थे, माइस थे, उनकी टेल को जनरेशन टू जनरेशन काटा, और लेकिन बहुत अधिक पीढ़ियों के बाद में भी जो उत्पन्न होने वाले बच्चे थे उनके अंदर पूंछ पाई जाती है, कटे हुए पूंछ वाले बच्चे उत्पन्न नहीं हुए। The babies born from this line of tailless mice still grew tails as long as their ancestor. और इनफैक्ट जो पूंछ की लंबाई थी वह भी छोटी नहीं होती है। This was not exactly fair test as the mice had not stopped using their tails in an attempt to adapt their environment. Environment में अडेप्ट होने के लिए माइस जो थे उन्होंने एग्जैक्टली अपनी पूंछ का यूज़ नहीं किया था। सो ये जो टेस्ट किया गया था, दिस वाज नॉट अ फेयर टेस्ट, ये एक सही आकलन नहीं था लेमार्किज्म को डिस्प्रूव करने के।